जी ऑन होगी। ओके। ओके, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। सो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम कि हम जब लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर रहे होते हैं, सो सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले वी शुड मेक श्योर कि आपने जो है वो प्रॉब्लम को ऑप्टिमम लेवल तक सॉल्व कर ली है, राइट। जी सो वंस कि हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है, सो देन हम जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जब सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने की बात आती है तो हम दो मेन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशिएंट्स, कि हम उनको कितना चेंज करें कि आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो ऑब्वियसली जो z की वैल्यू वो तो चेंज होगी, बट आपका आपको प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन जो ठीक। ऑप्टिमम पॉइंट्स आए हैं वो वही रहेंगे, बट z की वैल्यू में भी चेंज हो जाए। सो हमें बेसिकली एक रेंज आइडेंटिफाई करनी है कि किस रेंज के अंदर हमारे वो कॉफिशिएंट्स या हमारे जो राइट हैंड साइड है जिनको हम रिसोर्सेज कहते हैं, कि वो उस रेंज के अंदर अगर फ्लक्चुएट करेंगे तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं होगा, बट हमारे z की वैल्यू जो है, मीन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है, दैट कुड बी चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो पॉइंट्स नहीं चेंज होंगे। बिल्कुल जो ऑप्टिमम पॉइंट आपने कैलकुलेट किया हुआ है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लाइक जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम देखें अगर, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्टिमम जो z की वैल्यू आई है वो आई हुई है 180। ठीक है, जी एट x इज इक्वल टू 20, x1 और x2 इज इक्वल टू 60। सो दैट इज बेसिकली दिस पॉइंट, बी पॉइंट। जी ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि x1 का जो कॉफिशिएंट 3 है और x2 का कॉफिशिएंट 2 है। सो बेसिकली हमें इसकी रेंज आइडेंटिफाई करनी है कि 3 कितना का बढ़ जाए या 3 कितना का कम हो जाए। ठीक है, सो अगर मैं इसको C1 कह दूं, दैट इज C1 एंड दिस इज बेसिकली द C2। ठीक है, कि C1 जो है वो 3 से कितना फ्लक्चुएट कर जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, कि हमारा ये ऑप्टिमम पॉइंट चेंज ना हो। ठीक। सिमिलरली C2 जो है वो हमारा जो 2 इस वक्त है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए कि हमारा ये ऑप्टिमम पॉइंट चेंज ना हो। दो कि Z की वैल्यू जो है वो मे बी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है बाय इंक्रीजिंग दिस और डिक्रीजिंग दिस, C1 और C2 की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, बट जी आपका ये ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हमें वो रेंज डिटरमिन करनी है। ठीक है, ठीक। नंबर वन, विच इज हम जिसको कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशिएंट को चेंज करने से हम सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं। जो सेकंड चीज है वो हमने देखना होता है राइट हैंड साइड, जिनको हम कहते हैं जी B1, राइट, B2, B3, राइट। जी जी सो इनकी रेंजेस हमें आइडेंटिफाई करनी है कि आपका जो फिनिशिंग कंस्ट्रेंट या फिनिशिंग का जो टाइम है इस वक्त 100 हमारे पास अवेलेबल है, वो कितना का कम या कितना का ज्यादा हो जाए कि हमारा ये ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं हो। ठीक है जी, ठीक। सो ओके। हमें जो है वो इस चीज को जो है वो डिटरमिन करना है। ओके, अच्छा सो ठीक। उसके लिए हम जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, सो अब आपके पास ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। जी बिल्कुल। फिजिबल और नॉन बेसिक, बेसिक, आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू है तो वो आप पूछ लें। नहीं, ये क्लियर है। ये क्लियर है। ओके, अब हम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से हम स्टार्ट करें। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, हमने इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमम लेवल तक जो है वो सॉल्व कर लिया, एंड वी गॉट द ऑप्टिमम पॉइंट कि x1 40 है और x2 84 है, राइट। जी सो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है। अब हम जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट क्या है, x1 का 1 है और x2 का 1.2 है। हम सबसे पहले जो चेंजेस देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स के अंदर देख रहे हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप डिटरमिन करनी पड़ेगी, किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी और अपनी कंस्ट्रेंट्स की भी। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो लेके चल रहे हैं x1 के कोफिशिएंट c1 को। सो बेसिकली हम इस वक्त जो x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो हम ये देखेंगे कि हम 1 के अंदर कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें कि हमारा ये जो ऑप्टिमम पॉइंट 40 और 84 है वो चेंज ना हो। ठीक है, सो उस मैं x1 के कोफिशिएंट 1 को मैं c1 से डिनोट कर दूंगा। सो बेसिकली हम c1 की रेंज डिटरमिन करेंगे। सो उस रेंज को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी स्लोप कैलकुलेट करनी है और हमें कंस्ट्रेंट्स की भी स्लोप डिटरमिन करनी है। ठीक है, अब उस रेंज को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम दोनों पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे। दोनों पर्सपेक्टिव से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि हमें जो है वो ओके, सो हमें क्या करना है, ये किधर चला गया, राइटिंग वाला पता नहीं किधर चला गया। ओके, पर हर या इरेजर करने के बाद शायद वो आ जाए। आई डोंट नो, पता नहीं किधर चला गया। बहरहाल ओके, बहरहाल आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाएगी वो दैट इज बेसिकली कि जब हम x2 को लेके चलेंगे तो हम इस पार्ट को देख रहे होंगे, दिस पार्ट। ठीक है जी, लाइक क्योंकि हमारे पास इस वक्त कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि एक हमारे पास ये वाली कंस्ट्रेंट जा रही है जो जो हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन डिटरमिन की है, और एक हमारे पास ये वाली कंस्ट्रेंट जा रही है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने डिटरमिन की है उसको हमने जब ड्रॉ किया था, दैट वुड कट ऑन दिस ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक है, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि मैक्सिमम केस है तो हम आर्बिट्रेरी z की वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे और ये टेंजेंट लाइन की तरह कट कर रहा होगा आपके उस ऑप्टिमम पॉइंट को जी। ठीक है, सो बेसिकली अब हमने क्या देखना है कि अब ये आपका जो पॉइंट है वो जो है वो कितना बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, सो बेसिकली अगर हम x2 के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ये जो स्लोप है ये जस्ट x2 के पर्सपेक्टिव से हमने देखना है कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ या नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो मैं इसको कितना ऊपर या कितना के नीचे की तरफ लेके जाऊं कि ये मेरे ऑप्टिमम पॉइंट से जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, सो हम यहाँ से वैसे पिक्चर को देखते ही हम बता सकते हैं कि अगर आपका ये जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना आपको, जी जी, अगर ये वाली जो लाइन है अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके आए और वो इस कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर जाए अगर, ठीक है ना, सो इस लाइन की भी अपनी एक स्लोप है। सो अगर ये वाली स्लोप इसकी इस स्लोप को क्रॉस कर जाएगी तो इट मीन ये वाला ऑप्टिमम पॉइंट नहीं रहेगा, बल्कि वो ऑप्टिमम पॉइंट चेंज होके क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ऑप्टिमम पॉइंट कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि ग्राफिकली तो वहीं पर नहीं रहेगा वो नहीं पॉइंट। नहीं नहीं, मैं ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल जी, इस वक्त इस डॉटेड लाइन जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी स्लोप के -5/6। एग्जैक्टली जी जी। ठीक है, सो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये -5/6 जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, सो इंक्रीज कहाँ पे होगा, डाउन साइड की तरफ, जीरो की तरफ जाएगा ना। जी जी, अगर हम इसको जीरो नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये लाइन ऑब्वियसली x2 से जीरो की तरफ मूव करेगी
तो x1 से किस तरफ को मूव करेगी, ये 300 की तरफ मूव करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। ठीक है ना, तो ये लाइन किसके पैरेलल आ जाएगी, ये वाली जो 300 वाली कंस्ट्रेंट है उसके पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, मशीन टू कंस्ट्रेंट, ठीक है जी जी। जी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ऑप्टिमम पॉइंट जो सी 40 और 84 की बजाय मूव होके कहाँ पे आ जाएगा, इस 100 वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है जी ठीक है जी। जी। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये अगर हम इसकी स्लोप को -5/6 को डिक्रीज करें, डिक्रीज करने से क्या मुराद है कि ये 180 की तरफ मूव करना शुरू कर जाए। क्योंकि माइनस है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ठीक है ये जी। हम इसकी स्लोप को इंक्रीज करेंगे तो ये 180 की तरफ जाएगा, तो x1 से इंक्रीज करने का क्या मतलब है, ये टूवर्ड्स 100 की तरफ आएगा। एग्जैक्टली, जी जी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी स्लोप जो है वो पैरेलल आ जाएगी टूवर्ड्स ये इस 180 वाली कंस्ट्रेंट के। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपका ऑप्टिमम पॉइंट इस सी से चेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये जहाँ पे ये x1 पे 100 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, सो हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और हम रेंजेस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ यही पॉइंट आ रहा था कि मतलब अगर ये लाइन, ये जो ओरिजिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जी जी। मतलब फलक्रम तो यही रहेगा। ऐसी मेरे जहन में फिजिक्स वाली बात आ रही थी, अगर मूव हाँ करेगी तो इसके ऊपर ही मूव करेगी मेरे। लेकिन बिल्कुल शायद। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर तो वो हमें वो रेंज डिटरमाइन करनी है कि अगर ये रेंज आप वो ही रखो तो वो उस पॉइंट पे रहेगा, लेकिन जैसे उस रेंज को वो क्रॉस करेगा तो वो ऑप्टिमम पॉइंट नहीं रहेगा, वो क्रॉस कर जाएगा, वो ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। राइट राइट, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। सो वो अब हम उसको जरा प्रॉपर फॉर्म में देखते हैं कि प्रॉपर फॉर्म में वो हम उसको कैसे लेके चलेंगे। ठीक है। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वन मीन का जो फर्स्ट है वेरिएबल x1, उसका कॉफिशिएंट लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम चेंजेस को नोट करेंगे। तो मैंने उस वन की जगह पे क्या कर दिया, c1। ठीक ठीक है जी। ठीक सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें c1 निकालना है तो हम x2 के लिहाज से स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो x2 के लिहाज से कैलकुलेट किया तो 1.2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। जी ठीक है, तो 1/1.2 इज इक्वल टू बेसिकली -5/6 हम उसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। सो वो हमारी स्लोप होगी। अब हमने क्या करना है, हमने सिमिलरली x2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंस्ट्रेंट नंबर 1 की भी स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है और कंस्ट्रेंट नंबर 2 की भी स्लोप निकाल लेनी है। ठीक हो गया। ठीक है जी, दिस इज कंस्ट्रेंट नंबर 1। 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 180। तो 2x1 उधर जाएगा तो x2 हो जाएगा 180 माइनस 2x1। जी ठीक है जी, सिमिलरली आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो मशीन 1 है उसकी कंस्ट्रेंट की स्लोप क्या आ गई, -2। और जो आपके पास मशीन 2 की कंस्ट्रेंट है उसकी स्लोप आ गई -1/3। ठीक हो गया। ठीक है, सो अब हम 1/1 इनको लेके चल रहे हैं। सो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मशीन 2 की कंस्ट्रेंट को मैंने पकड़ा है। अच्छा ठीक जी। है, सो मशीन 2 की जो कंस्ट्रेंट है विच इज बेसिकली दिस वन, उसकी स्लोप क्या है, -1/3। ठीक है। और हमारे अब इसको अपने कंपेयर करना है किसके साथ, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप क्या है, -5/3। -5/6, जी जी। ठीक है जी। अगर अब हम -5/6 को इंक्रीज करें, सो इंक्रीज ठीक। करने से क्या मुराद है, टू वर्ड्स अगर हम ओरिजिन की तरफ लेके आए। एग्जैक्टली, जी जी। ठीक है, सो अगर हम इंक्रीज करें और अगर वो ये जो स्लोप है -5/6 इंक्रीज करते करते इस -5/3 को क्रॉस करेगी, तो क्या आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन ये सी रहेगा, नहीं। नहीं। ठीक है, तो वो ये वाली जो लाइन है वो चेंज होके इस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। ठीक है, जैसे ही वो ग्रेटर देन -1/3 उसकी स्लोप हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम अगर उस रेंज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप है दैट मस्ट बी लेस देन होनी चाहिए मशीन 2 की स्लोप से। जी ठीक है, बिल्कुल। अगर हमें इसी ऑप्टिमम पे रहना है।
तो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप क्या है, मशीन 2 का स्लोप क्या है, लेस देन साइन हमने ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि वो इससे कम ही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप। जी गॉट इट। सो हमने C1 की लोअर वैल्यू निकाल ली कि आपका C1 जो है वो 0.4 मिनिमम होना चाहिए। सो इसका जी मतलब ये हुआ कि आपका जो x1 का कोएफिशिएंट इस वक्त 1 है, अगर वो डिक्रीज होता होता 0.4 तक भी चला जाए तो आपका ये ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं होगा। ऑप्टिमम पॉइंट चेंज होगा। हकीम भाई, मैं एक बात रिपीट ये करना चाहता हूँ, मतलब अगर ये स्लोप इससे ज्यादा मशीन 2 के कंस्ट्रेंट से बड़ा हो गया तो फिर वो ऑप्टिमम पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा उसके। बिल्कुल बिल्कुल। उससे मुराद क्या है, अगर हम इसको दोबारा से देखें कि इस वक्त z की जो स्लोप है वो -5/6 है, जी और जो मशीन 2 की कंस्ट्रेंट की स्लोप है वो -1/3 है। जी सो हम ये कह रहे हैं कि अगर -5/6 इंक्रीज करता करता इसको क्रॉस कर जाए -1/3 को, जी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो C पॉइंट नहीं रहेगा, बल्कि वो चेंज होकर D हो जाएगा। एग्जैक्टली। जी तो जी हम ये बिल्कुल। चाह रहे हैं कि वो ऐसा ना हो, तो इसका मतलब ये है कि हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लेस देन हो। ठीक हो गया बिल्कुल। ओके जी। ओके, जी नो कम टू द अदर पार्ट। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ये मशीन 2 की कंस्ट्रेंट थी, अब ये ऊपर साइड पे इसकी कौन सी है, मशीन 1 की कंस्ट्रेंट x2 एक्सिस पे। जी जी ठीक है, तो अब अगर हम ये कहें कि ये -5/6 डिक्रीज करता करता, हम्म, ठीक है, जी -2 को अगर वो क्रॉस कर गया, ठीक है, तो इसका जी मतलब है कि आपका ऑप्टिमम पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक चेंज है, हो जाएगा बिल्कुल। और क्या होगा कि वो सी से चेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जी। सो जो कि हम नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज से बचने के लिए क्या होना चाहिए कि द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए स्लोप ऑफ मशीन 2, सॉरी मशीन 1। ये अच्छा, ग्रेटर देन मतलब अब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो वो स्लोप डिक्रीज होना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाह रहे हैं कि वो डिक्रीज इतना हो कि मशीन 1 से कम ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये इस वक्त है ना पॉइंट, तो जब मैं, जी जी क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है तो ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको हम बेसिकली डिक्रीज कर रहे हैं। जी तो जी -5/6 जब डिक्रीज होगा तो वो टूवर्ड्स -1 -2 की तरफ जा रहा है। जी जी ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो -2 को क्रॉस कर गया, अगर यानी कि डिक्रीज होता होता है, जी ठीक है, जी so इसका मतलब है आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेंज होगा। चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल। चेंज कब नहीं होगा, क्या कंडीशन हम अप्लाई करें कि आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए स्लोप ऑफ मशीन 1। ठीक है बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, सो अगर ये ग्रेटर है इससे, सो इसका मतलब ये है कि आपका आपका ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि माइनस में हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल। -5/6 हाँ, तो ग्रेटर है। ये जरा थोड़ा सा इन्वर्स चलता है, इसलिए समटाइम्स बंदा कंफ्यूज होता है। सही से बिल्कुल ठीक। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर होनी चाहिए मशीन 1 की स्लोप से। ठीक। ठीक है, तो हमने जब ग्रेटर पुट करके निकाला स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और स्लोप ऑफ कंस्ट्रेंट मशीन 1 की कंस्ट्रेंट क्या, -2, सो सॉल्व किया, हमारे पास C1 का आंसर क्या आ गया, 2.4। ठीक हो गया जी बिल्कुल, तो ये इसकी अपर लिमिट हो गई। ये इसकी अपर लिमिट आ गई। सो रिजल्ट क्या निकला कि C1 की रेंज है 0.4 से लेकर 2.4। सो इसका सही। मतलब ये हो गया कि x1 का जो कॉफिशिएंट 1 है, अगर वो डिक्रीज करता करता 0.4 तक या इंक्रीज करता करता 2.4 तक चला जाए, तो आपका ये जो ऑप्टिमम पॉइंट हमने निकाला था C, विच इज 40 एंड 84, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट जी आपका Z की वैल्यू ऑफ कोर्स उसी के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। ठीक ठीक है, है, लेकिन C1 एट प्रेजेंट 3 है आई थिंक। 1 1 1 है। अच्छा सॉरी, 1 है, ठीक हो गया जी। दिस वन, ये आप ऊपर Z की जी वैल्यू। जी जी, 1 ठीक है है, बिल्कुल।
So, अगर वो इस रेंज को क्रॉस करेगा तो ऑफ कोर्स फिर आपको प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक हो। ठीक है, मसलन अगर हम कहें कि इस वक्त आप जो है वो अपनी X1 प्रोडक्ट के ऊपर, लेट से वो प्रोडक्ट ए है, उसके ऊपर आप 1 रुपी प्रॉफिट दे रहे थे, आपने उसको इंक्रीज करके 1.5 कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब आपको प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करोगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो X1 की वैल्यू आई थी 40। ठीक हो, क्योंकि वो रेंज के अंदर है। बिल्कुल रेंज के अंदर है, और प्लस X2 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय X2 की वैल्यू, तो दैट वुड बी योर न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। ठीक, एंड सही। ये आप काम उस वक्त तक कर सकते हो जब तक आपके उस कोएफिशिएंट की रेंज इसके अंदर लाई करेगी। ठीक है जी। सही, बिल्कुल। अब आप X2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे, अब हमने सिंपल सेम प्रोसेस रिपीट करना है फॉर X2 के कोएफिशिएंट के लिए। सो अब हम जब X2 के कोएफिशिएंट के लिए करेंगे तो मैं 1.2 की जगह रिप्लेस कर दूंगा C2। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। सो ये आ गया जी C2। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। ओके, सो अब आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज बेसिकली X1 के अकॉर्डिंगली है। सो X1 के अकॉर्डिंगली आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी जी, अगेन -1.2। इज इट? ठीक है, अब हम तीनों के स्लोप्स x1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कैलकुलेट X1 के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और अब हमने इस X1 एक्सिस की तरफ आ जाना, अब X2 एक्सिस की तरफ नहीं जाना, अब हम X1 एक्सिस की तरफ आ जाएंगे। सही। ठीक है, अब हमने इस पर्सपेक्टिव को देखना है कि अब अगर हमारे पास इस वक्त स्लोप के जी -1/1.2, और जो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है विच इज अकॉर्डिंग टू मशीन 1 उसकी स्लोप क्या, और मशीन 2 की कंस्ट्रेंट क्या, -3। ठीक है जी। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। अब हम ये कह रहे हैं कि जी -1.2 है, अगर मैं इसको -1.2 को इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करने से क्या मुराद है कि नेगेटिव है टूवर्ड्स, अगर मैं ओरिजिन जाता हूँ। जी जी। ठीक है, तो मैं कहां तक जा सकता हूं कि वो अगर मशीन 1 को अगर मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो मेरा ऑप्टिमम पॉइंट चेंज होगा, मीन ये 100 को मैं अगर इंक्रीज करूंगा सही। तो इट मीन क्या होना चाहिए कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप है दैट शुड बी लेस देन होनी चाहिए मेरी मशीन 1 की कंस्ट्रेंट की स्लोप से। अच्छा, क्योंकि अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गया तो हकीम भाई तो फिजिबल रीजन की तरफ नहीं चल रहे हैं। नहीं, रीजन तो चल रहे बट ऑप्टिमम पॉइंट चेंज हो जाएगा ना, सी से चेंज होकर बी आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल, मतलब ठीक हो गया। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप क्या थी, दैट इज बेसिकली -1। ये आई थिंक सो मैंने मिस्टेकनली लिख दिया -1.2, दिस इज -1 X1 के अच्छा, लिहाज से। ये मैं इसको चेंज भी कर दूं। ये क्लियर है ना -1 कैसे आया? जी जी, x1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हमने इसको। X1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, -1 C2 इज लेस देन द स्लोप ऑफ मशीन 1 विच इज -1/2। सो इसको हम सॉल्व ठीक। करेंगे तो मेरे पास जो है, ये फिर मैंने मिस्टेक की है, C2 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन आपके पास आ जाएगा 0.5। हाँ, ठीक है जी। इसी जी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप को कंपेयर करेंगे C2 से, क्योंकि अब अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो क्या करूंगा, इट मीन टूवर्ड्स 300 की तरफ मूव करूंगा। जी जी ठीक है, बिल्कुल। सो जैसे ही मैं 300 से क्रॉस करूंगा इट मीन मेरा पॉइंट ये सी से चेंज होकर डी पे चला जाएगा। जी सो इससे बिल्कुल। बचने के लिए डिक्रीज करने की बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप दैट शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए मशीन 2 की स्लोप से। अच्छा, अब हकीम भाई मैं इस चीज में थोड़ा ये रिपीट कर सकते हैं पॉइंट में, वो फिर माइनस वाली जी बात जी, में कर। जरूर जरूर जरूर। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपने X2 एक्सिस को नहीं देखना है, X1 एक्सिस को देखना है। जी जी ठीक बिल्कुल। है, सो इस वक्त ये ग्राफ में मिस्टेक हुई है, स्लोप -1.2 नहीं 1 है, -1। सो ठीक अगर है। हम ये कहें कि आपका जो Z की स्लोप है
वो अगर डिक्रीज होते होते, डिक्रीज होने से क्या मराद है, इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स जो है वो 300 की तरफ अगर ये मूव कर रही है, डिक्रीज हो रही है, जी जी ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि अब आप जो है वो इसको देखोगे, डिक्रीज हो रही है तो किस कंस्ट्रेंट की तरफ जा रही है, मशीन 2 की कंस्ट्रेंट मशीन की तरफ। जी जी तो इसकी स्लोप जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन रहनी चाहिए मशीन 2 की स्लोप से, अगर आप अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन को बचाना चाहते हो। अगर ठीक। ये स्लोप मशीन 2 की स्लोप को क्रॉस कर जाएगी तो इट मीन आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, अच्छा ठीक होगी जी ठीक है। बिल्कुल। सो आपने क्या किया कि हमने उसको बचाने के लिए हमने दैट्स व्हाई वी से कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए मशीन 2 की स्लोप से, ठीक ठीक। ठीक है। सिमिलरली जब हम ऊपर थे तो ऊपर हमने कहा कि मशीन 1 की कंस्ट्रेंट्स के साथ जब हम कंपेयर कर रहे थे कि आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप अगर बढ़ती जाएगी, मीन अगर टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगी, जी इंक्रीज जी करेगी, तो अगर ये आपकी मशीन 1 की स्लोप को क्रॉस कर जाएगी, मीन उससे एक्सीड कर जाएगी, तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। सो उससे बचने के लिए हमने कहा कि आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप शुड बी लेस देन होनी चाहिए आपकी मशीन 1 की स्लोप से, ठीक। ठीक है। तो हमारे सही है। पास रेंजेस क्या आ गई, 0.5 एंड 3, सही जी बिल्कुल। ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो x2 का कोएफिशिएंट एक्चुअली 1.2 था, अगर वो इंक्रीज करता करता 3 या 0.5 तक डिक्रीज करता आ जाए तो आपका ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल ये क्लियर है। ये क्लियर रखिएगा क्योंकि एग्जांपल 2 आपने करनी है। जी जी बिल्कुल, बस ये इनवर्स में मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, लेकिन ये कि ठीक है वो भी इंशाल्लाह अब वो, प्रैक्टिस से। हाँ वो हो जाएगा प्रैक्टिस से। ओके, अब ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट को हमने कर लिया चेंज। अब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करें विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, मीन रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा सो राइट हैंड साइड से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ, दैट इज कि मशीन 1 और का टाइम कितना था 180 और मशीन 2 का हमारे पास अवेलेबल है 300। सो अब हमने ये देखना है कि इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितना करें कि आपका ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक होगी जी जी ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद, अब अगर हम फर्स्ट मशीन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ठीक है जी। जी मशीन 1, सो फर्स्ट मशीन 1 का रिसोर्स कितना था 180, तो उसके अंदर हमने 180 में चेंज देखने के लिए क्या कर दिया, हमने उसमें प्लस एच कर लिया। सो बेसिकली हमें एच की वैल्यू निकालनी है, हम्म, ठीक ठीक जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसको करने के लिए हमने क्या कर दिया कि ऑब्वियसली इस वक्त ये जो कंस्ट्रेंट है वो 180 पे यहाँ पे है, अगर मैं प्लस एच करूंगा इट मीन इट विल बी इंक्रीज। सो पॉइंट सी से हम सी डैश की तरफ मूव कर रहे हैं बेसिकली, सही बिल्कुल। ठीक है। सो आपका फिजिबल रीजन बेसिकली इंक्रीज हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी जी बिल्कुल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं तो मैंने फर्स्ट कंस्ट्रेंट में 180 में प्लस एच कर दिया और सेकंड कंस्ट्रेंट को एज इट इज रखा, एज इट इज जी जी बिल्कुल। ठीक है। और मैंने इन दोनों कंस्ट्रेंट को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। साइमल्टेनियस सॉल्व करने से क्या मुराद है, मीन सिंपली अगर मैं एक कंस्ट्रेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और कंस्ट्रेंट 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास x2 की वैल्यूज आ जाएंगी, अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कंस्ट्रेंट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक जी जी, मतलब ठीक? दोनों इक्वेशन सॉल्व कर। बिल्कुल साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? जी जी बिल्कुल। ओके, अब हमारे पास क्या है कि जो राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन आपके जो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक सबसे मेन कंस्ट्रेंट होती है दैट इज अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। जी बिल्कुल। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि आपका x1 और x2 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, जी ठीक है। सो विच मींस कि आपके x1 की जो वैल्यू है ये भी
पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और x2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जी बिल्कुल। So, हम क्या करेंगे, हम उस रिस्ट्रिक्शन को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। सो हमने क्या किया, 3/5 इंटू 80 प्लस एच ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जी जी। इसी तरीके से 1/5 इंटू 420 माइनस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दोनों को हमने 1/1 सॉल्व किया तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -80 और लेस देन 420। ठीक है जी। ठीक है सो जी। हम क्या करेंगे, सिंपली आपने क्या कर देना है कि ये जो ग्रेटर देन -80 है, इसको आपने जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी विच इज 180, जी 180 में से जब हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120। 120 जी बिल्कुल। और जब हम 180 में नहीं 420 को ऐड करेंगे विच इज 600। 180 से 80 100 आ जाएगा और ठीक है ठीक है, 620 इधर 720। दैट इज 600। हकीम भाई ये मेरी समझ में एक तो आ गया 180 से 80 माइनस हो जाएगा और 420 का क्या करना है? 180 से 80 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आ गया, 100 जी जी। और 180 में हमने 420 अगर ऐड किया तो अच्छा 600 आ गया। ठीक सही सो बिल्कुल। इस, क्योंकि हमारे पास सिंबल क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन, जी और यहाँ पे सिंबल क्या है लेस देन। सो ग्रेटर देन का क्या मतलब है, क्योंकि हमने 80 को जब किया तो वो 100 आया, सो इट मीन 100 से ग्रेटर जी जी और 600 से लेस। ठीक। सो दैट इंडिकेट्स कि अगर आपका मशीन वन का जो टाइम इस वक्त 180 है, वो अगर डिक्रीज होता होता 100 या इंक्रीज होता होता 600 तक चला जाएगा, तो आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा। मीन x1 और x2 जो आपने 40 और 84 निकाले थे वो वही रहेंगे। सही हो गया। गॉट इट जी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। सेम चीज हम मशीन 2 के लिए करेंगे, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम मशीन 2 जहाँ पे 300 है, अब हम 180 को एज इट इज रखेंगे और 300 में प्लस एच करेंगे। तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एच की बजाय उसको के कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वही चीजें हम करेंगे, के को ग्रेटर देन और इक्वल टू साइमल्टेनियसली पहले सॉल्व किया, x1 और ठीक x2 की वैल्यूज निकाली, और उनकी वैल्यूज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करते हुए के की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। ठीक है, सही। और वो रेंज आ गई 90 से 540। अच्छा ठीक है इस दफा हम मशीन 2 के कंस्ट्रेंट्स समझे। बिल्कुल। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल ये क्लियर हो गया 300 जी। ठीक हो गया। ठीक है जी। सो इट मीन ये 90 और 540 आ गया। जी ठीक हो गया। अच्छा -210 ग्रेटर हो गया और 240 लेस देन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 240 को हमने ऐड करना है, जो साइन है वो प्लस है ना, तो 240 जी ऐड हो जाएगा तो 540, और 210 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। साइन क्या है, ग्रेटर, सो इट मीन 90 से ग्रेटर और 540 से लेस। सही हो गया जी बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल। हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स भी कर लिया, और सेंसिटिविटी एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड भी कर लिया। ठीक है ठीक है बाकी में मुझे बिल्कुल समझ आ गई। ये तो बहुत आसान था राइट हैंड साइड का। जी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये मुझे इनवर्स के लिहाज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो मेरे जहन में लॉजिक उसकी। हाँ, वो बेसिकली आप उसकी लॉजिक जस्ट ये जहन में रखें कि यू हैव टू कंपेयर द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद फंक्शन द स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट। विद द स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट बिल्कुल ठीक जी ठीक जी। है जी। सो वो आपने ये देखना है कि जब आप x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट निकाल रहे हो, तो आपने क्या करना है, x1 के कोएफिशिएंट्स को देखना है, और जब आप x1 के लिहाज से कर रहे होगे तो आपने x2 के कोएफिशिएंट्स को बेसिकली देखना है, x2 के एक्सेस के लिहाज से। ठीक है मैं उसमें इंशाल्लाह ये बल्कि मैं यही एग्जांपल थॉरोली प्रैक्टिस कर लूंगा ये पूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा, बल्कि आप ये नहीं वाली करके एग्जांपल देन ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द बुक एज वेल। हाँ ये मैं करके फिर एक बुक से कोई सॉल्व जिसका सॉल्यूशन पढ़ा हो वो पहले हाँ खुद से सॉल्व करके बिल्कुल कंपैरिजन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब एक कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स अटैच हैं
सेंसिटिविटी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली विद राइट हैंड साइड, जिसको अच्छा। हम कहते हैं जी शेडो प्राइस या ड्यूल प्राइस। ओह जी जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, अब शेडो प्राइस या ड्यूल प्राइस से क्या मुराद ली जाती है कि हम ये जो कर रहे थे ना राइट हैंड साइड में प्लस एच या प्लस के, जी है, जी। तो इसका मतलब बेसिकली शेडो प्राइस का ये लिया जाता है कि अगर आप अपने रिसोर्स के अंदर 1 यूनिट इंक्रीज या 1 यूनिट डिक्रीज करते हो, ठीक है, अच्छा। तो इतना आपका प्रॉफिट जो है या कॉस्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास शेडो प्राइस मैंने निकाली, मतलब मैंने 300 जो मेरे पास मशीन 2 का रिसोर्स है, सपोज मैंने उसको इंक्रीज 1 यूनिट कर दिया, 301 कर दिया, जी। तो मेरा 1 यूनिट मशीन 2 का टाइम इंक्रीज करने से मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज शेडो प्राइस। अच्छा, जैसे 300 से 301 कर लिया तो हमारा ऑब्जेक्टिव वैल्यू कितनी चेंज होगी? हाँ, मसलन जैसे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, जी हमने जी। मशीन 1 के लिहाज से x1 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू h हमने निकाली थी। ठीक जी है। जी। हमने क्या किया, हमने सिंपली उन x1 और x2 की वैल्यू को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया, x1 प्लस 1.2 x2, तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज लुक लाइक दिस वे, 3/25 इंटू 1240 प्लस 3h। ठीक। ठीक है जी। जी अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने 180 की बजाय उसमें मैं 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा हूँ, मीन मशीन 1 का जो टाइम अवेलेबल था वो 180 था, उसमें मैं इंक्रीज करके 181 करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट h की जगह पे 1 पुट करता हूँ अगर, ठीक है जी, जी। जी तो h की जगह 1 पुट करने से मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया, 149.16। ठीक ठीक बिल्कुल। जबकि एक्चुअली मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कितना था, 148.80 सही हो गया। विदाउट दिस चेंज। तो जब मैं 149 माइनस 148.80 करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 0.36। ठीक जी जी। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज करने से इन रिसोर्स 1, कि मशीन 1 का एवरी 1 यूनिट इंक्रीज करने से मेरा जो प्रॉफिट है वो 0.36 रुपीज पर यूनिट इंक्रीज करेगा। अच्छा। ठीक है। ठीक हो सो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि अगर मैं h 10 कर दूं, मीन 180 की बजाय 190 वो हो जाए, सो गया। सिंपली जी। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.36 करो, सो यू विल गेट द आंसर। अच्छा, या सिंपली एच की जगह 10 पुट कर दें तो वो बिल्कुल बिल्कुल। माइनस। ठीक ठीक हो गया। सेम सिनेरियो फॉर मशीन 2। हम्म, ठीक हो गया। क्लियर है। जी जी बिल्कुल, ये क्लियर हो गया। ओके। अब मैं वो एग्जांपल का हम कर रहे हैं जो आपको आपने मुझे भिजवाई थी, मतलब जो आपने क्लास में सॉल्व की थी। इट कुड बी बेटर कि अगर आप इसको क्विकली खुद से अगर ऑब्जर्व करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाना, सो घबराना नहीं, कोई चीज ना समझ आए तो मेरे से पूछना। चल ठीक है ठीक जी है। बिल्कुल। ओके। अब हमारे पास दिस इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो हमने जी जी। उसका ऑप्टिमम पॉइंट कैलकुलेट किया, सो हमारे पास z कितना है जी, 120, 120। और हमारा ऑप्टिमम पॉइंट बेसिकली b पे है, सो इट मींस हमारे पास x2 है 60 और x1 है 20। जी बिल्कुल। ठीक है जी। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगेन सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जी जी बिल्कुल। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट x1। ठीक जी है। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप डिटरमिन करेंगे जी बिल्कुल। सो x2 के लिहाज से निकालेंगे या x1 के लिहाज से निकालेंगे। x2 के लिहाज से। वेरी गुड, हम x2 के लिहाज से स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास वो क्या आ गई जी, -c1/2 और प्लस z/। बिल्कुल। ओके, सेम अब हम क्या करेंगे। -c1/2, ठीक है, ये स्लोप आ गया जी, ठीक हो गया जी। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x2 स्लोप चेक करेंगे दोनों लाइंस का। नहीं वो तो हम करेंगे, बट अब हम अभी हमने स्लोप कैलकुलेट किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, अब यही काम हम स्लोप निकालेंगे फॉर एवरी कंस्ट्रेंट। फॉर एवरी कंस्ट्रेंट जी, तीनों कंस्ट्रेंट्स। बिल्कुल, लेकिन हम थर्ड कंस्ट्रेंट का स्लोप नहीं निकाल रहे, क्यों? क्योंकि उसमें x2 है ही नहीं, तो एक और वो चीज, बिल्कुल वो x2 है नहीं। सेकंड, एक चीज याद रखिएगा, आपको बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का पता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जी। राइट हैंड साइड, ठीक है जी, मीन कि हमने तमाम के तमाम रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, दैट इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक जी है, आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस सिर्फ उन कंस्ट्रेंट्स की आप परफॉर्म करोगे जो कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। अच्छा ठीक हो गया। जो नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स होती हैं उनको यूज ही नहीं किया जाता नॉर्मली। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब हम स्पेशली राइट हैंड साइड पे आते हैं, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट वहां पे इंपॉर्टेंस रखती है। बहरहाल अच्छा सिंपल आप याद रखें, अव्वल तो इसमें क्योंकि x2 नहीं है इसलिए हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, लेकिन हम बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग को ध्यान में रखेंगे कि नॉन बाइंडिंग को हम इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे होते सेंसिटिविटी एनालिसिस में। तो हकीम भाई ये इस केस में नॉन बाइंडिंग है ना, मतलब x1 की बिल्कुल वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, वो 20 है, 20 रिसोर्सेज हमारे पास अभी भी अनयूज्ड पड़े हुए हैं, तो वो नॉन बाइंडिंग है इसलिए हम यूज नहीं कर रहे। सो बहरहाल ठीक हो हमने स्लोप्स निकाल ली, अब हम क्या जी करेंगे, वन बाय वन स्लोप्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जी। तो इसका मतलब है इस वक्त ऑप्टिमम स्लोप कहाँ पे होगी, अब कोई इन बिटवीन यहाँ पे होगी। एग्जैक्टली ठीक है, अब हमने सबसे पहले हम x2 एक्सिस को पकड़ लेते हैं, इसी तरह ठीक हो फिर हम x1 एक्सिस को पकड़ेंगे और हम देखेंगे कि इंक्रीज या डिक्रीज चेक करना है हम। ठीक ठीक है, है, तो माइनस जी। वही अब हम क्या कर रहे हैं जी, हमने जो है वो चेक किया कि सबसे पहले तो अगर हम इधर आते हैं, क्या अगर हम डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो कितना हम करें, ये आप एक दफा जरा चेक कर लें, जी अगर इसमें एक कोई मिनट। क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। ठीक है, जो अभी पहली लाइन का स्लोप है वो ऑब्वियसली जब हम x2 की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा, तो अगर हम x2 एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक जी है, और एग्जैक्ट अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप क्या है -3/2, -3/2 जी। और हमारे पास जो फिनिशिंग कंस्ट्रेंट है उसकी स्लोप क्या है -2, -2 जी बिल्कुल। और जो हमारे पास कारपेंट्री की कंस्ट्रेंट है उसकी स्लोप क्या है -1। -1 जी जी। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। सो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कंस्ट्रेंट है -3/2। जी सो -3/2 अगर डिक्रीज होगा का क्या क्या मतलब है कि अगर वो ऊपर की 100 की तरफ जाएगा, जी इट मीन बिल्कुल अगर वो -2 को क्रॉस करेगा तो इट मीन मेरा ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो बी से चेंज होकर सी की तरफ जी आएगा। बिल्कुल जी So, बिल्कुल। जो कि मैं नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है कि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए फिनिशिंग कंस्ट्रेंट की स्लोप से। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई वी गॉट ग्रेटर देन, और हमारे पास C1 क्या आ गया 4। 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप विच इज -3/2 है, अगर वो इंक्रीज करे इट मीन इट शुड मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। और जी तो अब वो अगर तो वो एक्सीड कर जाती है इस स्लोप को, किस स्लोप को, कारपेंट्री की स्लोप को, -1 को, तो जी मेरा जी ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि वो बी से जो है वो चेंज होके ए की तरफ आ जाएगा। जी बिल्कुल। सो दैट इंडिकेट्स कि मैं नहीं चाह रहा वो इंक्रीज ना करे, इट मीन आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप है दैट शुड बी लेस देन रहनी चाहिए द स्लोप एस ऑफ कारपेंट्री कंस्ट्रेंट। कारपेंट्री, ठीक है ठीक बिल्कुल। है, सो आई गॉट 2। ठीक हो गया जी। सो इट मीन इसकी रेंज क्या है जी, 2 से 4। 2 से 4 ठीक हो गया अब बिल्कुल। जरा आप ऐसा करो क्विकली, x1 उसके दूसरे लिहाज से निकालो, जरा C2 की रेंजेस निकालो तो। अच्छा ठीक हो गया, तो अब उसको हम सबसे पहले तो x1 के लिहाज से स्लोप्स कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल करो जरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, ये अच्छा मॉडल है। अब जरा आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी x1 के लिहाज से स्लोप निकालो।
और जो x2 का कोफिशिएंट है उस जो 2 है उसकी जगह पे c2 रख दो। अच्छा ठीक हो गया, x1 प्लस C2 x2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने x1 के लिहाज से निकालनी है इसकी जी, स्लोप। सो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप क्या बनेगी बेसिकली, x1 इज इक्वल टू, z माइनस C2 x2। नहीं 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 नहीं, आपके x1 बन जाएगा, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 3 भी तो है ना। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा ठीक है, -3। बिल्कुल, तो -3 नहीं, -c2 डिवाइडेड बाय 3, सो -1/3 स्लोप बनेगी। मतलब देखिए हकीम भाई, C1 x1 तो अपनी साइड पर, 3 x1 तो अपनी साइड पर रहेगा ना। जी जी जी, नहीं अब आप देखिए ना ये क्या बनेगा, x1 जी जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, z माइनस C2 x2, ये बनेगा, जी, और डिवाइडेड बाय और 3। डिवाइडेड बाय 3। सो जब हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इट मीन वो z/3 बन जाएगा, जी और um, आपके पास C2/3 बन जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे पास स्लोप क्या आ गई, -c/, -1। जी जी, -1/3 बेसिकली स्लोप आ गई। -1/3। जी जी, ठीक है जी। जी जी ठीक हो गया जी, मैं अगली का निकाल लेता हूँ। अब आप जो है वो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमने स्लोप निकाला, अब आप ऐसे करो कंस्ट्रेंट का स्लोप निकालो। चले मैं कंस्ट्रेंट 1 का निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, -1/2 जी आ जाएगा। बिल्कुल, और इसी तरीके से कंस्ट्रेंट 2 का। कंस्ट्रेंट 2 का आ जाएगा। वैसे तो बड़ी इजीली कैलकुलेट होता है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा। जी 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 जी, ये -1 आ गया जी। बिल्कुल -1। और कंस्ट्रेंट 1 का स्लोप क्या बताया आपने, कंस्ट्रेंट 1 का -1/2। -1/2, वेरी गुड। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यही काम इसके लिए हम कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप निकाली, -1/3 आ गया, और जी जी हमने बिल्कुल। कंस्ट्रेंट की स्लोप निकाली -1/2 और -1। अब एग्जैक्टली जी। अब आप जरा मुझे रेंज कैलकुलेट करके बताओ C2 की, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट x2 के लिहाज से, x2 एक्सिस के लिहाज से। अच्छा जी, रेंज ठीक हो गया तो। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट, हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x1 -1/2, इसको जरा कंपेयर करो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा ठीक है, तो ये जो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -1/3, ये जब हम डिक्रीज करेंगे x2 के लिहाज से, सॉरी x1 के लिहाज से अब करना है। नहीं, आप x2 एक्सिस को अब देख रहे हो, सॉरी, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल x1। x1 जी जी x1 एक्सिस को अब जी हमने जी जी, देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो -1/2 जब हम डिक्रीज करेंगे, जी तो वो डिक्रीज होता होता 40 पॉइंट तक चला जाएगा। बिल्कुल, और वो पॉइंट बी से चेंज होके कहाँ पे आएगा, ऑप्टिमम तो पॉइंट। पॉइंट बी से चेंज होके पॉइंट पॉइंट ये सी पर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, तो बिल्कुल। जो कि हम ये नहीं चाहते, क्योंकि उस हाँ केस में हाँ जी, हमारा चेंज हो लेकिन जाएगा। ये जो स्लोप है वो 40 तक नहीं, 50 तक। हाँ सॉरी, जी जी 50 तक, क्योंकि एग्जैक्टली ये हाँ लाइन है। बिल्कुल, ठीक है जी। ये पॉइंट सी, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट कौन सा कहेंगे क्योंकि हकीम कट भाई? आपका पॉइंट सी पे आएगा ना, क्योंकि अच्छा इस वक्त ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसके दरमियान में है। जी तो जी, जब आप इसको इस तरफ मूव करोगे तो वो इस लाइन की स्लोप के बराबर आएगा। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि उस केस में चेंज हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। तो वो क्या आ जाएगा, दैट तो वुड, इट शुड बी लेस देन जी, तो वो बिल्कुल। सॉल्व करते करते ठीक हो गया। अब ये आप आ जाए। अब और आप फिर इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंस्ट्रेंट लेंगे, ये, सॉरी स्लोप। अब हम उसी तरह दूसरी तरफ कर रहे हैं ना, अभी हमने क्या किया था कि ये अगर इंक्रीज करता है टूवर्ड्स रीजन, ओरिजिन, जी जी। अब हम कर रहे हैं अगर ये डिक्रीज कर रहा है टूवर्ड्स एटी की तरफ।
A3 की तरफ, जो बिल्कुल। कि हम नहीं चाहते, तो हम क्या चाहेंगे कि दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव ग्रेटर। ग्रेटर हो। ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर तो लेस लिखा हुआ है यार, कि इफ द नहीं, स्लोप ऑफ। ये ग्रेटर है नहीं, वो मैंने लिखा है ना कि अगर हम इसको डिक्रीज करें, मीन लेस देन अगर करें, जी तो जी आपका जी। ऑप्टिमम पॉइंट जब वो बी से चेंज होकर ए पे चलेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं दैट शुड बी ग्रेटर हो। हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक ठीक है, है। तो वो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। इज इट ठीक क्लियर? है जी, अब ये क्लियर है, लेकिन स्टिल मैं इस पे एक दो बार प्रैक्टिस करूंगा इंशाल्लाह बिल्कुल फर्दर। बिल्कुल, वो फिर आप कीजिएगा, कोई इशू हो तो बताइएगा। ठीक है। सेम हम इसी को लेके चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। आई थिंक सो ये तो बहुत क्लियर है। ये ये इजी है जी, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके सिर्फ हाँ, रेंज। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है इस प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा जी। इस प्रॉब्लम के अंदर ट्विस्ट कहाँ पे है? इस प्रॉब्लम के अंदर ट्विस्ट ये, स्पेशली फॉर द कंस्ट्रेंट ऑफ फिनिशिंग। अच्छा। ट्विस्ट ये है कि आप फिनिशिंग कंस्ट्रेंट को जब हम इसमें प्लस करेंगे, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन किस पॉइंट से ज्यादा नहीं जा सकते। आप पॉइंट डी को क्रॉस नहीं कर सकते। डी को जी बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर आपका टोटली प्रॉब्लम जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो चेंज कर देगा। तो दिस इज द ट्विस्ट, कि आपने ये मेक श्योर करना है कि ये इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट डी पॉइंट से नहीं इंक्रीज कर सकता। ठीक है, ये सही। तीन कंस्ट्रेंट्स में ये अक्सर ये इशू आता है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, बाकी तो आपका मेन चीज वही रहेगी। मसलन जो आपके पास फिनिशिंग कंस्ट्रेंट है, वो तो उसी तरह हम प्लस करके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये देखें, x1 से 20 प्लस एच आ गया, और x2 क्या था, 60 माइनस एच। ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। हम वहां पे एच की वैल्यू क्या निकालते थे, सिंपली नॉन नेगेटिविटी, मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखते थे। जी लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में ये है कि हमें एक और चीज की भी केयर करनी पड़ेगी कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एच तो हो जीरो से, बट इट शुड बी लेस देन फ्रॉम दिस पॉइंट हो। जी। ठीक हो तो गया। लेस देन से क्या मुराद है कि आपका x1 40 है और x2 भी 40 है। जी बिल्कुल। ठीक है, सो इट मीन आपका h 40 से लेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन 40। 40। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, उसके लिहाज से 40 के लिहाज से अब h की वैल्यूज निकाल ली है। अच्छा जी, ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक है जी, और हमें रेंजेस कैलकुलेट करनी, सो ये इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो आपने ठीक, क्योंकि आप। जी जी। नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर नहीं करना, ये मैंने लिखा भी हुआ है। बस बाइंडिंग कंस्ट्रेंट को लेके चलना है। ठीक हो गया, लेकिन चूंकि अगर हम डी पॉइंट से आगे चले जाएं तो उस केस में तो इंटायर प्रॉब्लम जी चेंज हो बिल्कुल। जाएगी। जबकि कारपेंट्री के अंदर हम, जो कारपेंट्री की कंस्ट्रेंट है उसमें ये इशू नहीं है, क्योंकि कारपेंट्री की कंस्ट्रेंट ऑलरेडी पॉइंट डी से गुजर रही है। तो अगर हम इसको ठीक। आगे भी ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे अब ये जैसे दूसरी लाइन है एटी और एटी की। हाँ, तो कोई इशू नहीं है अगर हम इसको ऊपर भी ले जाएं, क्योंकि आगे जी। और कोई सेपरेट कंस्ट्रेंट नहीं है। इसको अगर हम ऊपर भी ले जाए तो कोई पर्टिकुलर रीजन हमारा जो है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, मीन कंस्ट्रेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन पॉइंट ए के कंस्ट्रेंट वन के केस में वो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहा था अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें हमारे पास एक इशू था, तो उसको हमने फिर मद्देनजर रखना है। सो ऐसे प्रॉब्लम में ये जरा थोड़ा सा ट्विस्टी सा है। सही सही, बिल्कुल मैं इसको समझ गया। ठीक है जी, गॉट इट। मैं इसको जी जी बिल्कुल समझ गया। ओके, सेम वही शेडो प्राइसेस आ गई। अच्छा जी। बिल्कुल। हमने जस्ट वो x1 और x2 की वैल्यूज को पुट किया, सो वी गॉट 181। अब मैंने h की जगह पे 1 पुट किया, सो इट मीन इस वक्त मेरे पास शेडो प्राइस फॉर रिसोर्स 1 क्या आ रही है, एग्जैक्टली ₹1। दैट वन। मीन मैं अगर एक यूनिट इंक्रीज करूंगा तो मुझे ₹1 पर यूनिट मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। ठीक है जी बिल्कुल। सो मैंने कहा रिसोर्स 2 के लिए खुद से करो, सेम सही है। सिमिलर सिमिलर है। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल ये क्लियर। ओके, ये अब जरा
कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। अब जरा फर्स्ट अगर हम इसको पढ़ें तो हम ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट बाइंडिंग है तो उसका जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल है दैट शुड बी 0 होगा। अच्छा जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो अगर आपका बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल अगर 0 होगा तो इट मीन दे शुड हैव सम शैडो प्राइस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा नॉर्मली जो लेस देन कंस्ट्रेंट होती है तो आपके पास यू शुड हैव सम पॉजिटिव शैडो प्राइस, और अगर ग्रेटर देन है तो यू शुड सम हैव नेगेटिव शैडो प्राइस। ठीक है। अच्छा ठीक। ओके, कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका स्लैक वेरिएबल 0 है या एक्सेस वेरिएबल 0 है तो आपके पास कंस्ट्रेंट बाइंडिंग है, वाइस वर्सा है बेसिकली। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट नॉन बाइंडिंग है तो उसकी शैडो प्राइस हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अच्छा तो ये हम कैसे मतलब वो जिस हमने ऑब्जर्व किया ये वो हम कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये हम मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करके आए हैं और हमें ये पता चला है ना, जब हम कंस्ट्रेंट 3 को लेके चले थे, कंस्ट्रेंट 3 बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है नहीं वो नॉन बाइंडिंग है। तो हमने उसकी कोई निकाली शेडो प्राइस या हमने कुछ रेंजेस नहीं निकाली, नहीं। ठीक है। सो वहीं से हमें पता चला कि जो कंस्ट्रेंट नॉन बाइंडिंग होगी उसकी शेडो प्राइस हमेशा 0 होगी। मीन 0 से मुराद क्या ले रहे हैं, क्योंकि उसके तो रिसोर्सेज ऑलरेडी एक्स्ट्रा हैं, तो उसका अगर हम है एक रिसोर्स बढ़ा भी दें तो कोई फर्क पड़ेगा। नहीं। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि उसकी शेडो प्राइस 0 होगी। तो नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट की शेडो प्राइस हमेशा 0 होगी। मतलब कहने का ये है कि उसके रिसोर्स को अगर आप इंक्रीज भी कर दो तो आपके प्रॉफिट या कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। सो ऑल्टरनेटिवली वी कैन से कि अगर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल नॉन जीरो है तो इट मीन उसकी जो एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट है वो आपके पास नॉन बाइंडिंग है। अच्छा ठीक है। सो जस्ट ये हमने वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स करे हैं, जो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑल मेमोराइज हो जाएगी चीजें। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था बिल्कुल। हाँ, तो आप इन चीजों को, ये वाली जो समरी है ये जरूर जेहन में रखिएगा, ये मजीद आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखे करेगा। सही हो गया जी ठीक है। बिल्कुल। ये मैं प्रैक्टिस करते पहले से अपने साथ लिख कर एक एक जगह ऑब्जर्व करता था। बिल्कुल। और इसी ओके, वो हम बहरहाल आगे भी आएगा। अब ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर है जो आपने मुझे भिजवाया था वो लिंगो के जरिए, तो मैं क्विकली आपको वो भी बता दूं। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल। ओके, वही हम प्रॉब्लम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हमने सॉफ्टवेयर सॉल्व किया है। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट सेम वही रहेंगे लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज आती है, रिड्यूस कॉस्ट। ये रिड्यूस कॉस्ट में आपको जब हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे ना उसमें भी कैलकुलेट करना बताऊंगा कि उसमें हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। अच्छा रिड्यूस्ड कॉस्ट हमेशा नॉन बेसिक वेरिएबल के साथ अटैच होती है। अच्छा ठीक है। इस वक्त क्या आप मुझे ये सॉफ्टवेयर की आउटपुट बता सकते हो कि मेरे पास कौन से वेरिएबल्स इस वक्त बेसिक हैं और कौन से नॉन बेसिक हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं बता नहीं बता सकते। सकते। अगर अगर आप देखो कि आपका ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है आपका x1 x2 x3 x4, दीज आर योर डिसीजन वेरिएबल्स, बिल्कुल राइट। जी जी। और आपके पास x1 की वैल्यू क्या है, 0। जीरो। x2 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है और x4 की वैल्यू क्या है। जी जी गॉट इट। जी जी बिल्कुल। रिमेंबर दैट जब आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हो, आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन के अंदर अगर आपकी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, जी ठीक है, और तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपका जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल है। वो नॉन बेसिक है जी जी बिल्कुल। ठीक है। और उसी नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, नॉन जीरो होगी। बाकी देखे तमाम की जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है वो 0 आ रही है, सिर्फ उस ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 के अलावा नॉन जीरो आ रही है, अच्छा विच ठीक इज 1। है जी ठीक है। एग्जैक्टली।
राइट। सो इसका मतलब ये है कि मेरा इस वक्त जो नॉन बेसिक वेरिएबल इन चार वेरिएबल्स में से है दैट इज x1, x1 एग्जैक्टली। राइट। सो इस वक्त x1 का कोएफिशिएंट क्या है 4, जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये रिड्यूस्ड कॉस्ट 1 मुझे बेसिकली ये बता रही है कि अगर मेरा ये 4 इंक्रीज करके 5 या 5 से बढ़ जाए अच्छा तो मैं अपना एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। मीन आपका ये जो फिर नॉन बेसिक वेरिएबल है ये अगर इंक्रीज करता हुआ 5 या 5 से बढ़ जाएगा सो देन x1 जो है वो बेसिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, बेसिक के लिए क्वालिफाई कर देगा मतलब। बिल और मीन्स उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी। अच्छा जी ठीक। गॉट अच्छा इट, गॉट इट जी। जी कुछ हद तक मैं इसको समझ गया। ओके, अगर कोई इशू है तो फिर जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, चार कंस्ट्रेंट्स हैं। जी जी सो चारों कंस्ट्रेंट के फर्स्ट कंस्ट्रेंट के आउटपुट के अगेंस्ट जो स्लैक की वैल्यू आ रही है 0। इट मीन मेरे जी पास जो बिल्कुल। मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट है विच इज दिस वन जिसको 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट, ये क्या है मेरी बाइंडिंग है, बाइंडिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि 0 है। और जो कि लास्ट कंस्ट्रेंट जो 5000 वाली है विच इज नॉन बाइंडिंग, जी ठीक है। और अगर आप देखो अभी हमने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी पढ़े थे कि जो नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होगी उसकी ड्यूल प्राइस जिसको हम शेडो प्राइस भी कहते हैं वो क्या होगी 0, 0। ठीक है। और जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स होगी उसकी शेडो प्राइस हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। सही। लेकिन हमने ये कहा कि जो हमारे पास लेस देन या इक्वल टू कंस्ट्रेंट होगी उसकी जो शेडो प्राइस होगी वो पॉजिटिव होगी, जी जो हमारे पास ग्रेटर देन वाली कंस्ट्रेंट होगी उसकी शेडो प्राइस क्या होगी नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट इतना डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा बिल्कुल। ठीक है जी। ओके, अब हमने रेंजेस कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। दिस इज द करंट वैल्यू जो कि एक्चुअली इस वक्त x2 या x1 x3 x4 की वैल्यूज हैं। जी जी बिल्कुल। अब ये अलाउएबल इंक्रीज और डिक्रीज हमें बता रहा है, इट मीन ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड। सो अगर मैं 6 में से ये वाली वैल्यू जो है वो सॉरी डिक्रीज, ये 0.5 जो है वो लोअर बाउंड है लोअर। और इंक्रीज ये अपर बाउंड है। 0.5 अगर मैं माइनस करूं और ये मैं प्लस करूं तो मेरे पास रेंजेस आ जाएंगी C2 की। ठीक है जी तो जी। इसका मतलब मैं अगर C1 की रेंजेस निकालना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो ये जो 4 है वो इंक्रीज कर सकता है अप टू इन्फिनिटी तक, सॉरी डिक्रीज कर सकता है अप टू इन्फिनिटी तक और इंक्रीज करेगा 1 तक। सो इट मीन माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर 5, दैट इज द रेंज ऑफ C1। जी जी। सो व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ C3? जो -0.5 एंड +1 नहीं 7 नहीं, के साथ। नहीं 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 नहीं, आपकी रेंज इसको आपने माइनस करना है 7 से, जी 6.5 से लेके एग्जैक्टली। 8 तक। 7 + 1 जी 8 तक बिल्कुल। और C4 की क्या होगी? डिक्रीज का तो उसका इनफाइनाइट है लोअर बाउंड और अपर बाउंड 10। बिल्कुल। सो माइनस इन्फिनिटी टू 10। जी। सेम केस फॉर द राइट हैंड साइड। अच्छा कोफिशिएंट्स या कंस्ट्रेंट्स की। बिल्कुल, कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड आ गई, ये लिखा भी हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेंजेस, राइट हैंड साइड ठीक। रेंजेस, ठीक है जी। ठीक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो ड्यूल प्राइसेस वो जो अभी हमने डिस्कस किया, जी बिल्कुल। ठीक है जी। जी मैं इसको ओके, समझ अब गया। ये अगेन ये स्पेशली ये जो सबसे बॉटम वाला टेबल है दैट इज इंटरेस्टिंग, अच्छा कि अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट लेस देन है तो जो अलाउएबल इंक्रीज ऑन द राइट हैंड साइड है दैट कुड बी पॉसिबल अप टू इंफिनिटी, बट डिक्रीज आपका जो है वो स्लैक तक रहेगा। अच्छा। सो इस टेबल को भी अपने जो है वो सामने रखिएगा जब आप सॉल्व करो, सही ओके बिल्कुल सही। समरी और इस टेबल को, सही बिल्कुल ठीक। ठीक है जी।
अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क, देन अगर नहीं है तो हम फिर जंप कर सकते हैं टूवर्ड्स उसके सिंप्लेक्स मेथड की तरफ। ठीक हो गया, इसमें तो फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही प्रैक्टिस ही इंशाल्लाह इस पे एक ओके दफा करनी। ओके ओके। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के स्पेशल केसेस का पता है कि अनबाउंडेड क्या होता है, इनफिजिबल क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होती है? नहीं, ये है सही, लेकिन मैंने इसको अभी तक नहीं बिल्कुल देखा। ओके मैं आपको क्विकली बता देता हूँ क्योंकि ये जरा डीजेनरेसी के साथ ताल्लुक है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप इसको देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अनबाउंडेड का बेसिकली मतलब ये है कि अभी जब हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन बना था, दिस इज द फिजिबल रीजन। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। दिस फिजिबल रीजन इज अ बाउंडेड फिजिबल रीजन। ओके, अच्छा जी, बाउंडेड से क्या मुराद है कि ये तमाम इतराफ से क्लोज्ड है, इसलिए इसको क्लोज एंडेड बाउंडेड फिजिबल रीजन कहते सही हो गया। हैं। अनबाउंडेड मीन वो किसी न किसी एक साइड से ओपन होगा। अच्छा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप मसलन फॉर एग्जांपल ये वाला फिजिबल रीजन x2 की तरफ से अनबाउंडेड है, मसलन ये वाली कंस्ट्रेंट्स नहीं है, ओनली ये वाला पार्ट आपके पास पूरे का पूरा फिजिबल बन रहा है। तो इसका अच्छा मतलब ये होगा कि मैं x2 को अगर इन्फिनिट टाइम तक इंक्रीज करता रहूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इन्फिनिट टाइम इंक्रीज करता रहेगा। अच्छा जी। ठीक है, तो अनबाउंडेड में माइट भी पॉसिबल कि आपके पास यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाए, माइट भी पॉसिबल यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ना आए। कि मैं जरा ये क्या रिपीट कर देंगे जी प्लीज जी मेरे से? जी। आ ओके, बाउंडेड अनबाउंडेड तो समझ आ गया। लेट मी शेयर विद यू, एक सेकेंड एक सेकेंड में आपको ये आपको नजर आ रहा है ना मेरी स्क्रीन? जी, प्रेजेंटेशन सिर्फ नजर आ रही ये वाली है। ये वाली मेरी नजर आ, शायद ये हो वाली रही है शायद। एडवांस ऑपरेशन रिसर्च नजर आ रही है? नॉट येट, अभी तक नहीं। अब नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं, अभी तक तो नहीं। sure। सिर्फ मुझे। लेट मी शेयर, यस, ओके ओके ओके, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, अब अच्छा आपको जी, नजर आ अब रहा आप। है जी? जी। एक सेकेंड, ये मैं आपको ओ यस, ये दिस इज बेसिकली कि आप अपने जो फिजिबल रीजन है उसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। अभी तक हमने जस्ट ये वाला सिनेरियो देखा है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक अच्छा है, जी। और हम बाउंडेड से हम यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक हो गया। ठीक है, सो अगर आपका रीजन बाउंडेड है तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ना हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो। अच्छा। तो ठीक। मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन को हम ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अच्छा जी। ठीक है, और इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो डीजेनरेट सॉल्यूशंस हो। अच्छा। ओके, अब ये डीजेनरेट क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डीजेनरेट सॉल्यूशन क्या है। बट सो फर्दर क्या है कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो एम्प्टी भी हो सकता है। एम्प्टी से मुराद है इट मीन देयर इज नो सॉल्यूशन, जिसको हम इनफिजिबल भी कहते हैं। और आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है। सो अनबाउंडेड में
आपके पास ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि could be you can find the optimum solution, could be you would not be able to find the optimum solution because your region is the unbounded, mean आपका एक वेरिएबल इन्फिनिट टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, could be you सही। have multiple optimum solution and so on, but so ये आपके पास इनकी जस्ट डेफिनेशन है, बट लेट मी शो यू द एग्जांपल्स। आई थिंक हम ऐसे करते हैं आज कि हम वो जी सेंसिटिविटी एनालिसिस रखते हैं और ये स्पेशल केसेस रखते हैं। क्या ख्याल है सिंप्लेक्स वाला? ठीक है आई थिंक। हाँ, क्योंकि वो फिर ओवर ना हो जाए जरा ज्यादा। जी जी बिल्कुल। ओके, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने क्या जी किया, हमने इसका फिजिबल रीजन कैलकुलेट किया, राइट? जी और हमारे बिल्कुल। पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, एग्जैक्टली ठीक और जब हमने वैल्यूज निकाली तो हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी मीन x1 2 और x2 4, और जब हमारा x1 4 और x2 2 है तो दोनों केसेस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम है। सो इट मीन स्लोप इस लाइन को पैरेलल है, इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर अच्छा लाई कर रही है। सो दैट मीन ठीक। ईच पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है ना, वो आपका जी फिजिबल भी है और ये 2 पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट है, ठीक जी बिल्कुल। ठीक है। सो इट मींस जब भी आपके पास एक से ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होंगे तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज द अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव सही है। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे कि आपके पास जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, अब अनबाउंडेड से क्या मर्द है, जैसे मेरे को पहले बताया कि आपका जो अगर ये वाला सिनेरियो बन रहा है तो आपका फिजिबल रीजन कुछ ये बनेगा जी बिल्कुल ठीक हो गया ग्राफिकली जी। जी। तो आपका अगर हम देखें कि x2 की तरफ से ये बिल्कुल अनबाउंडेड है, इसको जितना मर्जी इंक्रीज करते जाओ, जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स कि मैं x2 को अगर मैं इन्फिनिट टाइम इंक्रीज करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक जी बिल्कुल। ठीक है। और अगर मिनिमाइजेशन केस है तो अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये इन्फिनिट टाइम तक डिक्रीज कर सकता है, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन केस है। बट रिमेंबर दैट कि अगर आपका प्रॉब्लम अनबाउंडेड है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास यू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इट माइट बी पॉसिबल यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जैसे इस अच्छा केस के अंदर आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको इंक्रीज करता रहूं x2 के लिहाज से तो मैं ये सीधा गुजरता जाऊंगा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बढ़ता जाएगा, इट मीन वी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सही। अच्छा ये अनबाउंडेड है। ओके, अब प्रैक्टिकली इस अनबाउंडेड का मतलब ये है कि जब आपने जिस सिनेरियो को स्टडी किया और उसका आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया तो आपने वो मॉडल प्रॉपर नहीं बनाया, सही अच्छा। ठीक है। इस अनबाउंडेड का मतलब ये है आप प्रॉपर नहीं बनाया या आपने उस सिनेरियो को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया और आपने उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर दी, अच्छा ठीक है। ठीक तो। तो दैट इज इंडिकेटिंग कि आपका प्रॉब्लम अनबाउंडेड इस वजह से आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक हो गया ठीक है बिल्कुल। जी। ओके, सो अनबाउंडेड केस में माइट बी पॉसिबल कि आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, जैसे ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपके पास ये सारे का सारा फिजिबल है, बट मिनिमम में हम क्या करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन आते हैं, जी तो इट मीन मेरे पास दो के फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है बट आई गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ओवर हियर, अच्छा ठीक। ठीक है जी। जी बिल्कुल, लेकिन इस केस में भी मॉडल फॉर्मुलेशन गलत ही है इससे। गलत नहीं कह सकते, लेकिन माइट कुछ बी मिस। पॉसिबल कि हम कुछ सिनेरियो कुछ कंस्ट्रेंट मिस कर रहे हैं, अच्छा ठीक जी ठीक है। बिल्कुल। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका प्रॉब्लम अनबाउंडेड रहे और हम ये कहें कि हम पूरे के पूरे सिनेरियो को कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा बट द ठीक। इम्पॉर्टेंट थिंग इज
whether you would able to get the optimum point or not. That's the main point कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इन्फिनिट टाइम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहिए. So you should able to get some point. That's the जी most जी. important thing. क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है. अच्छा ठीक है. जैसे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आओ तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स बन चुके हैं, मीन बेस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कुछ अगर हम डाटा चेंज करें तो वो अनबाउंडेड या इनफिजिबल बनते हैं. अच्छा. ठीक है. तो सो वी कांट से कि ओके अगर अनबाउंडेड है तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं है, बट ज्यादातर यही कहा जाता है कि अगर वो अनबाउंडेड है, इनफिजिबल है, तो आपने इसको फॉर्मुलेट प्रॉपर नहीं किया या आप कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हो. ठीक, बिल्कुल. इज इट क्लियर अनबाउंडेड? जी क्लियर हो गया. ओके. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डीजेनरेसी. डीजेनरेसी को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट. ठीक है. अच्छा, रिडंडेंट. डीजेनरेसी या रिडंडेंट कंस्ट्रेंट. डीजेनरेसी या रिडंडेंट कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है कि बेसिकली दो या दो से ज्यादा कंस्ट्रेंट, अब यानी कि आपने एक ही कंस्ट्रेंट को दो या दो से ज्यादा दफा आपने डिफरेंट अंदाज में लिख दिया है, लेकिन उसके आंसर सेम ही आ रहे हैं. एक या एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स को एक, मैं समझा नहीं. मसलन सपोज अगर मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है लाइक x1 plus x2 is less than or equal to 5. अच्छा जी, ठीक है. अब मैं इसी कंस्ट्रेंट को अगर यू लिखूं 5x1 plus 5x2 is less than or equal to 25. जी जी. ठीक है. तो वो उसी के पैरेलल बेसिकली बढ़ रही है. ठीक हो. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक ही इंफॉर्मेशन को 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स लिख दूं तो वो एक रिडंडेंट बन जाती है. ठीक है. लेकिन जो प्रॉपर इसका जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा, नॉट 2, 3 या 3 से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स अगर आपके एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रही हो या टच कर रही हो तो दैट इज अ डीजेनरेसी सिनेरियो. अच्छा. ठीक है. 3 या 3 से ज्यादा अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो आपका डीजेनरेसी सिनेरियो है. अब ये आपको आइटरेटिव में कैसे पता चलेगा, जब हम आइटरेटिव मेथड में जाएंगे तो देन मैं आपको क्लियर करूंगा कि वहां पे हम डीजेनरेसी को कैसे रिजॉल्व करते हैं. बट ग्राफिकली जब भी 3 या 3 से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, इट मीन दैट कुड बी अ डीजेनरेसी केस. ठीक है. जैसे इस केस में हमारे तीनों कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं. सो ग्राफिकली तो डीजेनरेसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता लेकिन जब हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो डीजेनरेसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. वो क्रिएट प्रॉब्लम क्या करती है कि बेसिकली लूप क्रिएट कर देती है. आप बार बार उसी सॉल्यूशन पे आते रहते हो. अच्छा. तो उसको हमने डील कैसे करना होता है, उसका एक स्पेशल मेथड है, वो कैसे वो हम बाद में देखेंगे. पर हर सिंपल इन सेंस कि अगर 2 से ज्यादा मीन 3 या 3 से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो दैट इज अ डीजेनरेसी केस. ठीक हो गया. ओके. ओके. देन लास्टली जो हमारे पास सिनेरियो है दैट इज अ इनफिजिबल. इनफिजिबल से क्या मुराद है कि आपके पास कोई भी कंबाइंड फिजिबल रीजन नहीं बन रहा. अच्छा. मसलन इस कंस्ट्रेंट का फिजिबल रीजन है अपर सिनेरियो, इसका है बॉटम साइड, तो कोई भी कंबाइंड फिजिबल रीजन नहीं है, तो इट मीन दैट इज कॉल्ड एज अ इनफिजिबल रीजन. इनफिजिबल. ठीक, बिल्कुल सही. इज इट क्लियर? जी काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो गई. ओके. ओके. कैन यू सी दिस? जी मैं देख सकता हूँ. ओके. अब बेसिकली डीजेनरेसी हमने क्या पढ़ा कि जब 3 या 3 से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं. अच्छा. ठीक है. इन अदर सेंस व्हाट वी आर सेइंग कि वंस के आपके पास जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन डीजेनरेट कब होता है कि जब आपका जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है,
उसमें कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जो है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू 0 हो। एक बेसिक वेरिएबल भी, ठीक है। ठीक है ना? तो वो आपने क्या करना है कि अगर आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे कोई एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो आपने जो है उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म नहीं करना। वैसे तो नॉन बेसिक की 0 हो जाती है ना। नहीं, बेसिक भी ऑप्टिमम हो सकता है। वैसे जब अच्छा, आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाए, जी जी। वंस यू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और आपके पास जो है वो वाला वेरिएबल उसकी रिड्यूस्ड कॉस्ट तो बेसिकली 0 ही हो, अच्छा लेकिन उसकी एक्चुअल जो वैल्यू सॉल्यूशन वैल्यू आई है वो भी 0 अगर हो, तो वो आपका डीजेनरेट सॉल्यूशन बेसिकली कहलाता है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं वो पूछे तो वैसे तो हम नॉन बेसिक वेरिएबल जी इक्वल जी टू। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आपने फिर उस सूरत में भी उसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म नहीं करनी। अच्छा ठीक। सो दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा था, लाइक दिस केस, जैसे x1 जो है उसकी रिड्यूस्ड कॉस्ट के 1 है। वन। ठीक है, सो राइट नो अगर हम ये कहें कि अगर सपोज ये एक बेसिक वेरिएबल है, तो जी हमें जी, इसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस फिर परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, सही हो गया। जस्ट एग्जांपल के तौर पे। अच्छा ठीक। गॉट इट? जी बिल्कुल, मैं समझ गया। ओके। बस ये हकीम भाई, रिड्यूस कॉस्ट मुझे अगर एक बार आप फिर बता दें। जी दोबारा से मैं बता, रिड्यूस्ड सिर्फ। कॉस्ट, जी जी, रिड्यूस्ड कॉस्ट जो है दैट इज अटैच्ड विद द नॉन बेसिक वेरिएबल। ओके। ठीक है, वंस यू गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जी। रिड्यूस्ड कॉस्ट उस वेरिएबल की हमें ये बता रही होती है कि अगर आपके उस कॉफिशिएंट को उस तक अगर इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है, तो अगर हम वहां तक इंक्रीज कर दें, जी तो जी। आपका वो वाला वेरिएबल जो है वो नॉन बेसिक से चेंज होके बेसिक हो सकता है। अच्छा So ठीक है। that indicates कि you would be able to find out another alternative optimum solution. सही हो गया बिल्कुल। ठीक है जी। जी मैं बिल्कुल समझ गया। ओके, अब मैं आपके साथ ये स्लाइड्स मैं आपको ईमेल कर दूं। अच्छा जी हकीम भाई, अब आप देख लें जो आपको फिजिबल है, या गूगल ड्राइव पे शेयर कर लें, मैं डाउनलोड करता रहूंगा, या जो जिस तरह आप कर सकें। इट कुड बी बेटर कि मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। बेस्ट है वो तो। ये रिकॉर्डिंग आप कह रहे थे? रिकॉर्डिंग भी फिर इस तरह करता हूँ, मैं ड्रॉप बॉक्स बनाता हूँ, ड्रॉप बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स वगैरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल चले ठीक है, परफेक्ट है, जिस तरह कन्वीनियंट है आपको। बिल्कुल।